जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं 10th क्लास जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का जो पार्ट 5 है अंग, उसका नाम है शक्ति संसाधन। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और साथ ही सब्जेक्टिव में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न है, पूरा आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और साथ में अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक में क्लिक करके आप लोग नोट्स लिख सकते हैं, ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव सवाल को सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो सवाल है, किस राज्य में तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो तेल का किस राज्य में विशाल भंडार स्थित है, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे और सही ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए यानी असम राज्य में तेल का विशाल भंडार स्थित है। अब बढ़ते हैं दूसरा सवाल की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा सवाल है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन पूरा दिया हुआ है, 4 का 4 ऑप्शन है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी है, यानी तारापुर में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। उसके बाद ऑप्शन तीसरा सवाल में बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय का मतलब होता है जिसको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं या फिर एक बार ख़त्म होने के बाद उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा है जिसको हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल कोयला है जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं चौथा सवाल की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी कौन यहाँ पे प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला प्राकृतिक ऊर्जा है, विद्युत प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है। विद्युत क्यों नहीं है, क्योंकि बिजली को हम इंसान बनाए हैं, इंसान के द्वारा बनाया गया है। पेट्रोलियम प्राकृतिक है और प्राकृतिक गैस वो भी प्राकृतिक है। तो यहाँ पे कौन प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, ऑप्शन दिया हुआ है आपको 4 के चारों। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत यानी ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, यानी कितने साल पहले हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं 20 करोड़ वर्ष पूर्व, यहाँ पे 20 लाख वर्ष पूर्व, 1000 और यहाँ पे दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, यानी 20 करोड़ वर्ष पहले जो है गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी भारत में कोयला का सबसे ज़्यादा या फिर सबसे फेमस उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी झारखंड जो है सबसे ज़्यादा कोयला के उत्पादन के लिए सर्वप्रमुख यानी सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। यहाँ पे सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, यानी सबसे अच्छा कोयला का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। यहाँ पे देख सकते हैं सही जवाब ऑप्शन ए, यानी एंथ्रासाइट जो है कोयले का सबसे अच्छा प्रकार है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को पता होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कि आप लोगों को पता है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई हाई रिलेटेड किससे है, तेल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे तेल शोधक कारखाना है मुंबई हाई में, इसीलिए जो है मुंबई हाई प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, भारत का तेल शोधक कारखाना, प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। यानी भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, यानी डिगबोई में भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना स्थित है या फिर बनाया गया था।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, यानी प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 12, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, यानी ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना बनाया गया है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सवाल को अक्सर पूछा जाता है, 1 नंबर यानी फिक्स समझिए। ये जो है सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन सी सही जवाब है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है ऑप्शन ए, यानी तुंगभद्रा जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। आई होप आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है, यानी ब्रोनी ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ पे देख सकते हैं यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यानी यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन डिगबोई, झरिया, घाटशिला और जादूगोरा। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, यानी जादूगोरा जो है यूरेनियम के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है या फिर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 16, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु गृह कौन सा है या फिर कौन यह है। यहाँ पे देख सकते हैं एशिया का जो सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है वो है तारापुर। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग VVI इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे देख सकते हैं भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावना है। सौर ऊर्जा आप लोगों को पता है सोलर पैनल जिसमें सूरज की रोशनी से बिजली बनाया जाता है। तो जहाँ पर जिस राज्य में सबसे ज़्यादा गर्मी होगा वहीं पर ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा इसका संभावना होगा। तो यहाँ इन राज्यों में आप देखिए किस राज्य में सबसे ज़्यादा गर्मी होगा, आपके अंदाजे। राजस्थान आप लोगों को पता है राजस्थान पूरा रेतीला इलाका है, यहाँ पे पूरा रेत ही रेत है, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, तो राजस्थान में इसका सबसे ज़्यादा संभावना है सौर ऊर्जा का। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं, यानी सबसे अच्छा परिस्थिति कहाँ पाया जाता है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में या फिर कोसी नदी में। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है, यानी खंभात की खाड़ी में सबसे ज़्यादा ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा हेतु भारत के लिए सबसे अच्छा इसका हो सकता है। अब बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी थे वो खत्म हो गए, अब लघु उत्तरीय प्रश्न पर आ गए हम। यहाँ पे देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला सवाल है पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के 3 उदाहरण लिखने के लिए कहा गया, यानी पारंपरिक ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखना है और गैर पारंपरिक ऊर्जा के भी 3 उदाहरण लिखना है। तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं आप। सबसे पहले हम पारंपरिक ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पारंपरिक ऊर्जा के 3 उदाहरण निम्नलिखित है। यहाँ पे सबसे पहला कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 3 लिख देंगे आप। उसके बाद आपको जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा का 3 लिखना है, 3 उदाहरण लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गैर पारंपरिक ऊर्जा के 3 उदाहरण निम्नलिखित है। लिखने के बाद आपको बायोगैस, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देख सकते हैं गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए, यानी गोंडवाना समूह के जो कोयला उसके अंतर्गत में जितने भी क्षेत्र आते हैं कोयला उत्पादन के लिए उनका नाम लिखने के लिए कहा गया है। तो आंसर में लिखेंगे गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्रों के नाम निम्नलिखित है। सबसे पहला तो दामोदर घाटी, दूसरा सोन घाटी, तीसरा महानदी घाटी और चौथा जो है वारघा गोदावरी घाटी जो है। ये 4 घाटी हैं जो गोंडवाना समूह कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है और चारों काफ़ी बड़ी मात्रा में कोयला का उत्पादन किया करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए, यानी जो झारखंड के सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाले जगह हैं उनके नाम लिखने के लिए कहा गया है।
तो ऑप्शन यहाँ पे आंसर में लिख लेंगे आप, झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम निम्नलिखित है। सबसे पहला झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा और रामगढ़। ये 4 से 5 जिलों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इजी है, आप लोग इजीली याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं चौथा सवाल की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखने के लिए कहा गया है। कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। आंसर में लिखना है कोयले के 4 प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार कौन से होते हैं? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, चारों के नाम लिख देंगे आप। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट आपको इजीली याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम आप लोगों को पता है क्या? प्राकृतिक खनिज है। तो इससे किन किन चीज़ों का हम निर्माण कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को बना सकते हैं और उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। सबसे पहला तो है गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, साबुन, प्लास्टिक, कीटनाशक दवाई का भी बना सकते हैं। इजी आप लोग इजीली 3-4 तो याद रख ही सकते हैं। डीजल हो गया, केरोसिन, पेट्रोल, प्लास्टिक, साबुन, ये तो इजीली याद रख सकते हैं। गैसोलीन थोड़ा नाम अलग है, हटके है, हार्ड लग रहा है, तो इसको अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये भी आप याद कर सकते हैं। कीटनाशक दवाई बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पेट्रोलियम के से किन किन चीज़ों को हम बना सकते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे सवाल है सागर सम्राट क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, सागर सम्राट क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर में लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, सागर सम्राट क्या है उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा और उसके नीचे आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको एक अच्छा वीडियो पहले से वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग उसको देख सकते हैं, देख लीजिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किन्हीं 4 तेल शोधक कारखाने का स्थान निर्दिष्ट करें। यानी तेल शोधक कारखाने का स्थान कहाँ पर है वो आपको बताना है। भारत के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित है। आपको ये लिखने के बाद उत्तरी पूर्वी क्षेत्र लिख देना है, गुजरात क्षेत्र लिख देना है, मुंबई हाई क्षेत्र और पूर्वी तट प्रदेश। ये 4 का नाम लिखने के लिए कहा गया, आप इन 4 का नाम लिख लेंगे। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, मुंबई हाई और पूर्वी तट प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं यहाँ पे, जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक है? जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक है? तो जल विद्युत उत्पादन के लिए सदावाहिनी नदी में प्रचुर जल, यानी जो जिस भी नदी में यह डैम बनाया जाएगा उस नदी में जो पानी का बहाव है वो काफ़ी तेज़ होना चाहिए। और जल की राशि हो गया, ये नदी का मार्ग में ढाल होना चाहिए, यानी जो नदी होगा वो ढलान वाली होना चाहिए, उसमें पानी काफ़ी तेज़ होना चाहिए और जल की तीव्र वेग यानी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। और प्राकृतिक जल प्राप्त का होना यानी प्राकृतिक जो है झरना होना चाहिए। अनुकूल भौतिक दशाएं हैं, ये चीज़ जो है अच्छी मानी जाएंगी। अगर ये चीज़ होती हैं तो वहाँ पे विद्युत उत्पादन के लिए अच्छा खासा किया जा सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देश्य परियोजना क्यों कहा जाता है? इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, नदी घाटी परियोजना जो होता है उसमें एक उद्देश्य नहीं पूरा होता है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ बिजली बनाने के लिए, मान लीजिए यहाँ से नदी आ रहा है तो नदी में अगर हम कहीं पर डैम बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिजली बनाने के लिए हम इस डैम का निर्माण करते हैं। इससे बहुत सारी और भी काम पूरे हो सकते हैं, जैसे कि मछली पालन कर सकते हैं। आगे यहाँ पे जो पर्यटन यानी लोग घूमने के लिए आएंगे, इससे भी रोजगार उत्पन्न होता है। और साथ ही अगल बगल के जो भी एरिया हैं उनमें हम खेती के लिए नहर निकाल सकते हैं, उनको पानी अवेलेबल करा सकते हैं। और साथ ही इस तरीके से बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं, इसीलिए इसको बहुउद्देश्य परियोजना कहा जाता है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग वहाँ से वीडियो को भी देख सकते हैं। और आप लोग यहाँ पे तो समझ ही गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना किन राज्य में अवस्थित है?
यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो नदी घाटी परियोजना है तो ये किस राज्य में अवस्थित है, ये आपको बताना है। यहाँ पे सबसे पहला हीराकुंड, तो हीराकुंड जो है वो उड़ीसा में अवस्थित है। तुंगभद्रा कर्नाटक में है और रिहंद जो है उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे हीराकुंड उड़ीसा, तुंगभद्रा कर्नाटक और रिहंद उत्तर प्रदेश, 3 है। इजीली याद हो जाएगा आप लोगों को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ताप शक्ति क्यों समाप्य संसाधन है। तो ताप शक्ति जो है ये मतलब समाप्त होने वाला संसाधन है, क्यों है लेकिन ऐसा। आंसर देख सकते हैं आप, ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए, यानी जो तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए हमें कोयला, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस का उपयोग करना पड़ता है, होता है। और इनका जो मात्रा है वो सीमित है, यानी प्राकृतिक गैस, कोयला तो ये रेगुलर बन नहीं रहा है, जितना है बना हुआ बस उतना ही है। तो आज नहीं तो कल जो है ये खनिज जो है ये ख़त्म तो हो ही जाएंगे। तो ये जब ख़त्म हो जाएंगे तो ये जो ताप ऊर्जा से हम विद्युत बनाते हैं तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए ताप शक्ति को समाप्य संसाधन कहा जाता है। आई होप इजी लैंग्वेज में आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है। तो परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है, ये सवाल है। परमाणु शक्ति इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट आदि से प्राप्त होता है। इजी है, इजीली आप याद रख सकते हैं। परमाणु शक्ति इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट आदि से प्राप्त होता है। आई होप समझ पाए होंगे आप। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है। परमाणु शक्ति बनता है इससे, मोनाजाइट से। तो मोनाजाइट कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। यहाँ पे आंसर में मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है, यानी जो ये मोनाजाइट है ये केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि के तटीय क्षेत्र में भी ये पाया जाता है। तो मोनाजाइट आप समझ पाएंगे, तटीय क्षेत्र यानी जो समुद्र से सटे हुए इलाके हैं, राज्य हैं, उनमें ही पाया जाता है। केरल समुद्र से सटा हुआ राज्य है, साथ ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तटीय क्षेत्र से मिलता है। आई होप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन यानी सोलर एनर्जी, आप लोगों को बताया हम, सोलर यानी जो सोलर पैनल लगा करके जो बिजली बनाया जाता है वो बिजली कैसे बनता है। तो यहाँ पे जब फोटोवोल्टाइक सेलों के विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी ये जो वोल्टाइक, वैसे इसका उच्चारण में थोड़ा हार्ड है क्योंकि काफ़ी बड़ा वर्ड है, मैं भी नहीं सही से बोल पा रहा हूँ। तो इसको जो है सेलों में विपासित सूर्य, यानी जो सूर्य की ओर इसका सूर्य की रोशनी इसके ऊपर पड़ता है तो इसकी वजह से ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी बेसिकली समझिए, यहाँ से सूरज है, सूरज की किरणें जब सोलर पैनल पर पड़ता है तो सूरज की किरणों को यहाँ पे परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो इसी से क्या होता है, सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। पवन ऊर्जा के लिए यानी आप लोग टरबाइन देखे होंगे जिसमें एक बड़ा सा खंभा होता है और उस खंभे में जो होता है चरखी लगा हुआ होता है इस तरीके से, और यहाँ पे बड़ा सा खंभा होता है और इससे जो है बिजली बनता है। तो यह पवन ऊर्जा से जो है बिजली बनाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा इसका स्रोत है, कहाँ कहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे भारत में सौर ऊर्जा के लिए तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध या फिर उपस्थिति उपलब्ध। अब बढ़ते हैं यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी जो 4 या फिर 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं सवाल, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी बड़े सवाल, उसका जवाब भी आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों के अनुसार सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी
इसके जो शक्ति संसाधन का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया गया है और उनके उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आंसर में हम देखते हैं शक्ति संसाधन के प्रकार। अब नीचे आपको आधार मिलेंगे, उसके प्रकार मिलेंगे और फिर उसके उदाहरण मिलेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आधार है, उपयोग स्तर के आधार पर शक्ति संसाधन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सतत शक्ति और समापनीय शक्ति। सतत शक्ति मतलब आपको पता है सतत यानी जो रेगुलर चलता रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलता रहे रेगुलर, तो वो हो गया सतत। और समापनीय मतलब जो खत्म होने वाला, नाम से स्पष्ट है, समाप्त से निकला है समापनीय मतलब ये खत्म होगा कभी ना कभी। तो सतत विकास, अब सोचिए कौन से ऐसी शक्ति है, सतत शक्ति है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। सौर किरणें कभी ख़त्म नहीं होगा, भूमिगत ऊर्जा कभी नहीं ख़त्म होगा, पवन, प्रवाहित जल आदि। समापनीय शक्ति के उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि है इसके समापनीय शक्ति के उदाहरण। अब दूसरा आधार है यहाँ पे उपयोगिता के आधार पर शक्ति संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक बात और है कि सभी आधार पर ये दो ही प्रकार के होते हैं, तो इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इजीली समझ जाएंगे। उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक ऊर्जा और दूसरा है गौण ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा क्या होता है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और रेडियोधर्मी खनिज जो है ये प्राकृतिक ऊर्जा है, यानी इसके ये सबसे इसको सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है और ये सबसे अच्छा है, इसको इजीली यूज़ किया जा सकता है। जबकि गौण ऊर्जा जो है विद्युत हो गया। अब ऐसा विद्युत क्यों है गौण ऊर्जा? क्योंकि जो है यह प्राथमिक ऊर्जा से ही बनता है, यानी विद्युत बनाने के लिए हमें कोयला या फिर पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस का ही उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके हम विद्युत बना पाएंगे। तीसरा यहाँ पे आधार देखते हैं, स्रोत की स्थिति के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, क्षयशील शक्ति संसाधन और अक्षयशील शक्ति संसाधन। नाम से स्पष्ट है, क्षयशील यानी जो खत्म हो जाए, अक्षयशील जो कभी खत्म ना हो। तो कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा, आणविक खनिज खत्म हो जाएंगे और प्रवाही जल, पवन, लहरें ये सब जो है खत्म नहीं होंगे, इसीलिए ये क्या अक्षयशील शक्ति संसाधन है। यहाँ पे डी में देख सकते हैं संरचनात्मक गुणों के आधार पर भी ये दो प्रकार के ही होते हैं, जैविक और अजैविक। तो जैविक मानव शक्ति यानी जैविक मतलब जिनमें जान होता है, जो जीवित होते हैं। तो मानव शक्ति और प्राणी शक्ति जो है ये जैविक है शक्ति, जैविक है यानी इनके अंदर जान होता है। जबकि अजैविक जल शक्ति हो गया, पवन शक्ति, सौर शक्ति, ईंधन शक्ति, इनमें जान नहीं होता है, तो इजीली समझ सकते हैं। अब ई नंबर में समय के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आता है और गैर पारंपरिक में सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा आदि आता है। आई होप समझ पाए होंगे। तो अब हम समझते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पर है, भारत में पारंपरिक शक्ति के विभिन्न स्रोतों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी भारत में जो भी पाए जाते हैं पारंपरिक स्रोत, पारंपरिक शक्ति, उनके विवरण प्रस्तुत करना है, उनका डिटेल बताना है। तो यहाँ पे आप आंसर में लिखेंगे, भारत में पारंपरिक स्रोत के विभिन्न स्रोतों का विवरण निम्नलिखित है, निम्न प्रकार है। पारंपरिक शक्ति के विभिन्न स्रोत निम्न प्रकार है लिखना है। उसके बाद आपको कोयला हो गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो कोयला के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। कोयला शक्ति संसाधन के रूप में भारत का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण संसाधन है। भारत में 1200 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले कोयले का कुल भंडार 26,454 करोड़ यहाँ पे है, जो गोंडवाना टर्सरी क्षेत्र में फैला हुआ है। आई होप आप समझ पाएंगे। थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ है, बट इसको आप लोग थोड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि हर बारी में ये चीज़ गलत हो गया है। अब अगला यहाँ पे पेट्रोलियम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेट्रोलियम शक्ति संसाधन के रूप में कोयले के बाद पेट्रोलियम सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संसाधन है। यानी कोयला सबसे
महत्वपूर्ण शक्ति संसाधन है, और उसके बाद कोई अगर है तो वो पेट्रोलियम है, जिसके बिना किसी भी राष्ट्र का विकास असंभव है। यानी पेट्रोलियम के बिना किसी भी देश का विकास असंभव है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार देश में पेट्रोलियम का अनुपात भंडार 17 अरब टन है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार क्या है, पेट्रोलियम का अनुपात भंडार यानी जो इंडिया में है 17 अरब टन है। अब प्राकृतिक गैस का देखते हैं। प्राकृतिक गैस, भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 1984 से आरंभ हुआ है, जिसका अनुपातिक भंडार 700 अरब घन मीटर है, जिससे 5340 किलोमीटर पाइप लाइन के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा गलत तो चलिए, ये तो बिल्कुल राइट है, आप समझ पाए होंगे यहाँ पे कि 700 अरब घन मीटर जो है इसमें भंडार है इंडिया में, और इसको 5340 किलोमीटर पाइपलाइन के द्वारा पूरे देश में पहुँचाया जाता है। अब बढ़ते हैं तीसरा सवाल की ओर। तीसरा सवाल यहाँ पर है, गोंडवाना काल के कोयले का भारत में वितरण पर प्रकाश डालिए। यानी गोंडवाना काल के जो कोयले हैं उनका भारत में वितरण पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। आंसर, भारत में के 96% कोयले का भंडार गोंडवाना समूह में है, तथा यह देश का कुल उत्पादन का 99 भाग प्राप्त होता है। यानी जो गोंडवाना समूह से जो कोयले निकाला जाता है वो वहाँ पे भंडार 96% है और 99% यहाँ से निकाला जाता है। यहाँ कोयले का निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी आप देख चुके हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 20 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना काल के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना कोयला मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब इनके नाम आप भी याद रख सकते हैं, आपको किताब में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लिखे नहीं हैं, तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। सबसे पहले अगर इसका वितरण के बारे में बात करें अब, तो यहाँ पे झारखंड के बारे में अगर हम बात कर देंगे, झारखंड के बारे में, तो झारखंड में कोयले के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश का पहला स्थान रखता है। यानी सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार भी झारखंड में है और उत्पादन भी सबसे ज़्यादा झारखंड ही करता है। यहाँ देश का 30% से भी अधिक कोयले का सुरक्षित भंडार है और उत्पादन 23% से अधिक होता है। अब बात करें अगर छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ भंडार की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है देश में, लेकिन उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। यहाँ देश का 15% सुरक्षित भंडार है, लेकिन उत्पादन सिर्फ 16% ही होता है। अगला पॉइंट उड़ीसा के बारे में अगर देखेंगे, तो उड़ीसा देश का 1/4 कोयले का भंडार है, यानी देश का 25%, पर उत्पादन मात्र 14.6% ही होता है। तालचर में कोयले का विशाल भंडार है, पर यहाँ उच्च कोटि का ना होने के कारण भाप एवं गैस बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो भारत का मात्र 3% कोयला सुरक्षित रखता है महाराष्ट्र, पर उत्पादन देश का 9% से भी अधिक कोयले का करता है। और मध्य प्रदेश देश में 7% कोयले का भंडार रखता है। पश्चिम बंगाल इस दृष्टि में चौथा और भंडार में चौथा और उत्पादन में 7वां स्थान रखता है। बस इतना ही आपको लिखना है, याद रखना है थोड़ा बहुत। अगला सवाल, चौथा सवाल, ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस सवाल को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कोयले का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यानी कोयले को बांट कर उनके जो भी प्रकार हैं उनके विशेषताएं क्या है उसके बारे में स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो कोयले को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो एंथ्रासाइट जो है ये कोयले का सबसे अच्छा प्रकार है। इसमें क्या होता है, ये सबसे अच्छा कोयले का प्रकार है, इसमें धुआं नहीं निकलता है, सबसे ज़्यादा ताप देता है, तो इसी बारे में आपको लिखना है। यह सर्वोच्च कोटि का कोयला है, यानी सबसे अच्छा कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होता है और यह जलने पर
धुआं नहीं देता है या फिर बहुत कम देता है और देर तक अत्यधिक ऊष्मा देता है। इसे कुकिंग कोयला भी कहा जाता है क्योंकि इसको खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कुकिंग कोयला भी कहा जाता है। तथा धातु गलाने में ये काम आता है। बिटुमिनस में अगर बात करें तो ये 70 से 90% तक इसमें कार्बन होता है, लेकिन अगर इसे हम साफ़ करेंगे तो इसका को भी कुकिंग कोयला के रूप में उपयोग किया जा सकता है। लिग्नाइट के बारे में बात करें तो यह निम्न कोटि का कोयला होता है, यानी उतना बढ़िया कोयला नहीं होता, लगभग ख़राब ही होता है। तो लिग्नाइट यह निम्न कोटि का कोयला माना जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा 30% से 70% तक होता है और यह कम ऊष्मा तथा अधिक धुआं देता है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। पेट के बारे में बात करें, इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है भारत के खनिज तेल के वितरण का वर्णन कीजिए। तो भारत में मुख्यतः 5 खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्तरी पूर्वी प्रदेश, गुजरात प्रदेश और मुंबई हाई, और आगे आपको नीचे देखने को मिलेगा। उत्तरी पूर्वी प्रदेश की बात करें तो यह देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहां 1866 से तेल के लिए खुदाई शुरू की गई थी। इस क्षेत्र में ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि के विशाल तेल क्षेत्र हैं। गुजरात के क्षेत्र के बारे में बात करें तो यह क्षेत्र खंभात के बेसिन तथा गुजरात के मैदान में विस्तृत है। यहाँ पहली बार 1958 में तेल का पता चला था। इसके मुख्य उत्पादक अंकलेश्वर, कलोल और नवगांव, कोशांबा, महसास आदि है। मुंबई हाई के बारे में बात करें तो मुंबई हाई के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर के लिए, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मुंबई हाई जो है यह क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। यानी जो मुंबई तट है, मुंबई से जो समुद्र इलाका है, समुद्र से सटा हुआ, वहाँ से लेके 176 किलोमीटर हमें समुद्र की ओर जाना पड़े, अरब सागर की ओर, तब जाके हमें ये मुंबई हाई मिलेगा। और यहाँ 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ था और यहाँ एक सागर सम्राट नाम का मंच बनाया गया है जो तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। बेसिकली इसको आप जहाज के रूप में भी बोल सकते हैं, जो पानी में रहकर ज़मीन के अंदर तेल के कुएं खोदने के काम करता है। पूर्वी तट प्रदेश की अगर बात करें तो यह कृष्ण, गोदावरी, कावेरी नदियों के बेसिन तथा मुहाने के समुद्र क्षेत्र में फैला हुआ है। पूर्वी तट प्रदेश और बाड़मेर बेसिन, इस बेसिन में सितंबर 2009 से उत्पादन शुरू हो गया था। यहाँ प्रतिदिन 56,000 बैरल तेल का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब यहाँ पे जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों की विवेचना कीजिए। इस सवाल का जवाब काफ़ी मैं छोटा कर दिया हूँ, बट इतना चलेगा, उससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। आप लोग किताब में एक बार पढ़ लेने से आप लोगों को ईजिली आप लोग इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे काफ़ी शॉर्टकट लिखा हुआ है। जल विद्युत उत्पादन के लिए सदावाहिनी नदी में प्रचुर जल, यानी हद से ज़्यादा जल, नदी का मार्ग में ढाल होना चाहिए और जल की तीव्र वेग होना चाहिए, काफ़ी तेज़ जल चलना, पानी बहना चाहिए, और प्राकृतिक जल प्रपात का होना चाहिए, यानी झरना का होना चाहिए, और भौतिक दशाएं जो पर्वतीय एवं हिमानीकृत क्षेत्र में पाया जाता है। ये क्या थी? जल विद्युत उत्पादन के लिए जो भौगोलिक दशाएं थी, भौगोलिक रीजन थे जिससे हम अच्छा खासा उत्पादन कर सकते। तो यहाँ पे भौगोलिक के बारे में बात करें। अब यहाँ पे आर्थिक कारकों के बारे में बात करने के लिए कहा गया, तो आर्थिक कारकों यहाँ देखिए, तथा इसके उत्पादन के लिए आर्थिक दशा जैसे सघन औद्योगिक विकास, वाणिज्यिक विकास, आबाद क्षेत्रों जैसो बाजार, पर्याप्त पूंजी निवेश, परिवहन के सघन प्रावधान, ज्ञान एवं ऊर्जा के अन्य स्रोत का अभाव प्रमुख है। आई होप इस सवाल को आप समझ पाए होंगे, इसका जवाब भी इजीली समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी करने के लिए कहा गया, तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में बताना है, दामोदर घाटी परियोजना के बारे में, कोसी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, रिहंद, इसके बारे में आपको बताना है।
यहाँ पे भाखड़ा नांगल परियोजना देख सकते हैं आप। सतलज नदी पर हिमालय क्षेत्र में विश्व के सर्वोच्च बांधों में से एक भाखड़ा बांध की ऊंचाई 225 मीटर है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है जहां 4 शक्ति गृह बनाए गए हैं। एक जो है भाखड़ा पर है, 2 गंगूवाल है और एक कोटला में स्थापित होकर 7 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन करता है, जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के उद्योग एवं कृषि के क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आया है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं तो यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं दामोदर घाटी परियोजना। तो यहाँ पे दामोदर घाटी परियोजना के बारे में भी लिखा हुआ है। सभी जो भी आपको लिखने के लिए कहा गया सबके बारे में किताब में लिखा हुआ है। पेज नंबर है आपका 113 से 14। आप लोग किताब से भी याद कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना तो हो गया। यहाँ पे दामोदर घाटी परियोजना अभी चल रहा है और उसके बाद जो आपका आएगा कोसी परियोजना, रिहंद परियोजना ये आएगा और हीराकुंड परियोजना ये सब आएगा। तो ये सब आप लोग किताब से भी लिख सकते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा किताब से। काफ़ी बड़ा इसका आंसर हो सकता है, आप लोग इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। अगला सवाल अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किन्हीं 4 परमाणु विद्युत गृह का उल्लेख कीजिए तथा उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे पेज नंबर 117 से 18 में ये चीज़ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तारापुर परमाणु विद्युत गृह, राणा प्रताप हो गया, कल्पक्कम हो गया, ये सब जो है इनके बारे में आपको 20-30 वर्ड में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यहाँ पे 9 ऊर्जा शक्ति संसाधनों के संरक्षण हेतु कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, आप उसमें कैसे कदम मदद पहुँचा सकते हैं। इसके लिए पेज नंबर 120 आपके NCERT का BSEB बिहार बोर्ड का जो बुक है NCERT में उसका है उसका पेज नंबर 120 है। यहाँ पे मैं देखेंगे तो इस सवाल का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा और पूरा NCERT बेस्ड है, सारा सवाल NCERT है। तो आप लोगों को तो इसमें कितना फंसेगा इसका मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फंसेगा और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आई होप आप लोग समझ पाए।